बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नमक यात्रा, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी दी थी। और इसके बाद जब जो है नेहरू और गांधी जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। यानी इरविन ने एक समझौता का मार्ग अपनाया। जानते हैं उसके बारे में क्या था ये गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। पहले गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था, लेकिन वार्ता विफल होने के कारण उन्हें विफल होकर लौटना पड़ा, क्योंकि कोई वार्ता सफल नहीं हुई थी, कोई सार्थक उत्तर इन्हें नहीं मिला था, इसलिए ये विफल होकर के लौट आए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया, क्योंकि ये अपने कार्यों में विफल होते दिख रहे थे, इसलिए इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दोबारा शुरुआत की। 1934 तक आते आते इसकी गति धीमी होती गई। ये आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया। अब जानते हैं कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, मतलब लोगों का क्या रवैया था इस आंदोलन के प्रति। तो सबसे पहले संपन्न किसानों ने जब राजस्व कर कम होते नहीं देखा, क्योंकि संपन्न किसान चाहते थे कि सरकारी कर कम कर दिए जाएं, राजस्व कर कम कर दिए जाएं, तो अमीर किसान भी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। क्योंकि जब करों में कोई कमी नहीं आई, तो किसानों ने भी इसमें, जो संपन्न किसान थे, बड़े किसान जिन्हें हम कहते हैं, वो भी इसी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। राजस्व दर घटाए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया। जब राजस्व दर घटाए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो इन्हें बड़ी निराशा हुई, ये बड़े दुखी हुए। जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो बहुत से अमीर किसानों ने इसमें भाग नहीं लिया। शुरू में बहुत सारे किसानों ने इसमें भाग लिया कि कर माफ़ कर दिए जाएंगे और हमें जो है फ़ायदा होगा और नए स्वराज्य की स्थापना होगी, और इसलिए इन्होंने भाग लिया। लेकिन बाद में करों में कोई कमी नहीं की गई, तो बहुत से किसानों ने इसमें भाग, दोबारा जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया। गरीब किसान क्या चाहते थे? गरीब किसान चाहते थे कि उनकी ज़मीन का भाड़ा कर माफ़ कर दिया जाए, भाड़ा माफ़ कर दिया जाए। एक तरह भाड़ा क्या कहें हम, एक तरह से कर ही कह सकते हैं उसको माफ़ कर दिया जाए। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी। आप जानते हैं कि व्यवसायी वर्ग ने क्या किया उस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनके मुनाफे में भारी कमी आई, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद जो है बहुत सारी कमियां हुई, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से व्यवसायी वर्ग भी दुखी था। विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ ये सुरक्षा चाहते थे। उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार, लंबे समय तक व्यापारिक व्यवधानों की चिंता और युवा कांग्रेस के बीच समाजवाद के बढ़ते प्रभाव ने इन्हें आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया था। महिलाएं भी जुलूस का हिस्सा बनी थी। उस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था और नमक भी बनाई थी, और शराब की दुकानों के सामने धरने में भी महिलाएं सम्मिलित हुई थी। जब धरना हुआ तो बहुत सारी महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया था। कांग्रेस महिलाओं को संगठन के भीतर किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण पद देने के पक्ष में नहीं थी, तो ये महिलाएं भी पीछे हटने लगी थी। और अब जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थीं। दलितों या अछूतों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। उन्होंने सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था हो। दलितों के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में एक संस्था बनाई जिसका नाम था दलित एसोसिएशन या दमित एसोसिएशन वर्ग। गांधी जी का अम्बेडकर से काफ़ी विवाद हुआ इस बात को लेकर के। गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना पैक्ट पर सहमति बनी फिर, और उसके बाद प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गई। लेकिन गांधी जी ने एक बात लगा दी कि मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होगा, और जो है अम्बेडकर को ये बात उनकी माननी पड़ी। मुस्लिम लीग ने नेता MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय सभा में मुसलमानों
के लिए आरक्षित सीटें चाहते थे। जब अंबेडकर ने आरक्षित सीटों की मांग की तो जिन्ना ने भी जो है मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की। मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनके लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की जाए। अब जानते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव क्या था। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। इतिहास और साहित्य, लोक कथाओं, गीत, चित्र और प्रतीक सभी में राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। राष्ट्रवाद लाने में सभी का योगदान था, चाहे वो कथाएं हों, लोकगीत हों, साहित्य हों। ऐसे साहित्यों का निर्माण किया जा रहा था जिसमें राष्ट्रवाद की भावना झलक रही थी। ऐसी कथाओं का निर्माण किया जा रहा था जिसमें राष्ट्रवाद की भावनाएं दिखाई दे रही थी, राष्ट्रवाद दिखाई दे रहा था। ऐसे गीत लिखे जा रहे थे, ऐसे चित्रों का अंकन किया जा रहा था कि जिसमें राष्ट्रवाद स्पष्ट दिखाई देता था, और सभी प्रतीक और चिन्हों में भी राष्ट्रवाद दिखाई देने लगा था। यानी राष्ट्रवाद को पूरी तरह से अपनाने में सभी ने अपना योगदान दिया था। 1921 आते आते जब ये आंदोलन थोड़े शांत हुए और काफ़ी समझौते हुए, उसके बाद 1921 तक जो है गांधी जी ने स्वराज का एक झंडा भी तैयार कर लिया था, और ये झंडा था 3 रंग का, जिसमें लाल, हरा और सफ़ेद रंग के। आज हमारे झंडे में 3 रंग तो हैं लेकिन लाल रंग नहीं है, ये जो है केसरिया रंग है और हरा और सफ़ेद है। उस समय गांधी जी ने जो झंडा तैयार किया था उसमें 3 रंग थे, लाल, हरा, सफ़ेद, और इसके मध्य में गांधीवादी चरखा था जो गांधी जी ने अपना चरखा चलाते हुए चित्र बनाया था, चरखे का वो चरखा था। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और नमक तोड़ो आंदोलन के द्वारा जनता ने जो है सरकार के प्रति प्रतिशोध, सरकार के प्रति जो है अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने जाना कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से हुआ और किस किस क्षेत्रों में लोगों ने किस किस तरीके से अपना योगदान दिया। ठीक।